स्वागत है आपका अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस में। 18 सेंचुरी, 19 सेंचुरी और हम कहें आज़ादी के बाद पहले तक जो देश के अंदर सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए जा रहे थे, उसके कंटेक्स्ट में आज हम बात करेंगे और बात करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। हम यहाँ टॉप एमसीक्यू इस पूरे चैप्टर से जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सबको आज हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के माध्यम से आप इस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है, किस अप्रोच के साथ पढ़ना है, इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। और दूसरा, अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ रखा है तो आपको और अगर उसको पॉलिश या रिफॉर्म करने की जरूरत है तो वो भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा, या आपको पता चल जाएगा। एमसीक्यू अगर आपसे नहीं बनेंगे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं बनेंगे, तो आपकी जो पढ़ाई है वो शायद अभी और होनी बाकी है। ठीक, तो कहीं ना कहीं आप अपनी पढ़ाई का आकलन कर सकेंगे, आप अपने आप को टेस्ट कर सकेंगे। ठीक, तो हम शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू। टॉप एमसीक्यू हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप। मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए प्रीलिम्स में स्पेशली क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। कई बार आप सिली मिस्टेक के चक्कर में साधारण से क्वेश्चन सवाल कर आते हैं और कई बार एक दो क्वेश्चन के कारण ही आप जो है एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे। देखिए क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि यहां पर लिखा है 1948 हिंदू मजदूर सभा। तो एक चीज आपको यहां से एक फैक्ट मिलता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 1948 में एक संस्था स्थापित हुई जिसका नाम है हिंदू मजदूर सभा। उसके संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे ही, इसका आंसर भी निकालेंगे, बट मैं ये कह रहा हूं कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो आप क्वेश्चन से भी जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसको आप रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। कई बार इसी इंफॉर्मेशन से सवाल बन सकता है। ऐसा सवाल भी बन सकता है कि हिंदू मजदूर सभा की स्थापना कब और कहां होती है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदू मजदूर सभा जो है 1948, अगर हम डेट की बात करें तो 29 दिसंबर 1948 को हिंदू मजदूर सभा की स्थापना कलकत्ता में होती है। कहां? कलकत्ता में की जाती है। ठीक, इसके सदस्यों की हम बात करें तो अशोक मेहता इसके सेक्रेटरी होते हैं। अशोक मेहता इसके सेक्रेटरी होते हैं। इसके साथ टीएस रामानुजम और जीजी मेहता इसके दो महत्वपूर्ण सदस्यों में आते हैं। इसके अलावा इसके अध्यक्ष की बात करें हिंदू मजदूर सभा के, तो रुईकर आर एस रुईकर जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। किसके? हिंदू मजदूर सभा के। तो हिंदू मजदूर सभा के संदर्भ में ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी सवाल आ सकता है। अब हिंदू मजदूर सभा आप जब पढ़े तो ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखिए, जरूरी थोड़ी एग्जामिनर जो दिया है इसी क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाए। इसके आसपास की इंफॉर्मेशन से भी सवाल बना सकता है ना। वो पूछ सकता है कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आर एस रुईकर। सेक्रेटरी कौन थे, तो अशोक मेहता। अभी देखिए उसने सदस्यों का नाम पूछा, तो अशोक मेहता, टी एस रामानुजम, जीजी मेहता इसके सदस्यों में आते हैं। ठीक, कहां स्थापना हुई थी? 29 दिसंबर 1948 को कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध है। स्थानकवासी का संबंध कौन से संप्रदाय से है? बौद्ध, जैन, वैष्णव और शैव। स्थानकवासी, तो मैं आपको बता दूं जो जैन संप्रदाय है, जैन संप्रदाय में दो भागों में विभाजित है। जैन संप्रदाय एक को बोलते हैं हम श्वेतांबर और एक है दिगंबर। एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। तो जो श्वेतांबर मतलब जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, कौन से? श्वेत वस्त्रों को धारण करते हैं, उनको हम श्वेतांबर कहते हैं। और दिगंबर जो है जो नग्न रहते हैं, जो वस्त्र धारण नहीं करते, उनको दिगंबर कहा जाता है। ठीक है। श्वेतांबर, अगर दिगंबर धर्म की स्थापना की बात करें तो दिगंबर जो है सेक्ट, जैनों में जो दिगंबर सेक्ट निकल के आया, ये भद्रबाहु के जो समर्थक थे वो दिगंबर कहलाए, भद्रबाहु के। और हम श्वेतांबर की बात करें तो जो स्थूल भद्र हैं, इनके जो समर्थक थे वो श्वेतांबर कहलाए। ठीक, तो जो श्वेतांबर है, ये श्वेतांबर है, इसी के अंदर ये स्थानकवासी आते हैं। श्वेतांबर के अंदर स्थानकवासी आते हैं और 1853 के आसपास, 18 नहीं,
1653 के आसपास जो है 1653 में एक जैन व्यापारी होते हैं और लाभजी उनका नाम होता है। जैन व्यापारी 1653 में लाभजी द्वारा जो है एक संप्रदाय की स्थापना की गई और उसको स्थानकवासी संप्रदाय कहा गया। और वो स्थानकवासी संप्रदाय था वो श्वेतांबर के अंतर्गत आता है। श्वेतांबर कौन? जो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, सफेद वस्त्रों को धारण करते हैं, उनके एक ग्रुप में एक नया ग्रुप बन के आया स्थानकवासी, जिसकी स्थापना 1653 में लाभजी नामक एक व्यापारी ने की। ये जो स्थानकवासी संप्रदाय है ये जो है वो ईश्वर को निराकार मानते थे। तो निराकार ईश्वर में बिलीव करते थे ये। तो निराकार ईश्वर मानते थे मतलब मूर्ति पूजा नहीं करते थे। निराकार मतलब ईश्वर का कोई आकार नहीं है। अब जब ईश्वर का कोई आकार ही नहीं है तो वो मूर्ति पूजा कैसे करेंगे? ठीक है, ये तो इम्पॉसिबल है ना। तो इसलिए ये निराकार थे और मूर्ति पूजा नहीं करते। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा सा शायद ज्यादा हो गया होगा, लेकिन फिर भी जैन धर्म से संबंधित थोड़ी सी चर्चा थी इसलिए मैंने यहां कर दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? देखिए यहां क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन है और आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी घटना कब हुई, तभी आप इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई? सबसे पहले देख लेते हैं। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में और इसी के बाद 1882 में महिला आर्य समाज की स्थापना भी की जाती है पंडित रमाबाई के द्वारा। ठीक। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। दीनबंधु मित्र एक लेखक थे, उन्होंने नील दर्पण नाम की किताब लिखी और ये किताब लिखी थी 1860 में। नील दर्पण, जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनकी व्यथा को ये दीनबंधु मित्र बता रहे थे अपनी किताब में। 1860 में ये किताब लिखी गई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा। तो आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र उपाध्याय। इन्होंने आनंद मठ लिखा और इसमें सन्यासी विद्रोह का भी ये जिक्र करते हैं। और ये जो लिखा था इन्होंने ये 1882 में लिखा था। हम बात करें सत्येंद्र नाथ टैगोर की। सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय थे। देखिए 1853 में के जो चार्टर एक्ट था उससे भारत में सिविल सर्विस परीक्षा भारतीयों के लिए जो ओपन हो जाती है 1853 से। तो सिविल सर्विस परीक्षा की ओपन प्रतियोगिता की शुरुआत होती है 1853 में। इसके 10 साल बाद देखें 1863 में जो है भारत से पहले व्यक्ति सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है सेलेक्ट होते हैं और पहले इंडियन सिविल सर्वेंट बनते हैं। वो कब होता है? 1863 में। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन हुआ, तो आप देखें सबसे पहले दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण लिख रहे हैं 1860 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? ठीक। ठगों का दमन किसने किया था? तो कैप्टन स्लीमन जो थे, कैप्टन स्लीमन। ठगों का दमन कैप्टन स्लीमन ने ठगों का दमन किया था। कब किया था? तो विलियम बेंटिंग जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग। इन्होंने जो है कैप्टन स्लीमन को ठगों के दमन के लिए नियुक्त किया था। ठीक। इस बात को आप याद रखिए। 1829 के आसपास जो है इन्होंने ठगों का दमन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। यहां दो स्टेटमेंट दी हैं और हमें देखना है इनको। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बैंथन स्कूल स्थापित किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं की शिक्षा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और इन्होंने बैंथन स्कूल की स्थापना की थी। कब की थी? 1849 में की थी। और कहां की थी? कलकत्ता में की थी। इनके साथ एक और व्यक्ति थे, उनका नाम है J.E.D. बैंथन। J.E.D. बैंथन जो स्कूल का नाम है ना, वही उन्हीं के नाम पे ये रखा गया था। तो J.E.D. बैंथन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1849 में कलकत्ता में स्थापना की थी। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से पास होने वाले पहले व्यक्ति थे। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अगला स्टेटमेंट है, केशव चंद्र सेन ने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। केशव चंद्र सेन जो देखिए
वो 1865 के आसपास फेमस होना शुरू किए थे। और सती प्रथा का कानून आ गया था 1829 में। ये केशव चंद्र सेन तो हो ही नहीं सकते, कौन है वो छोड़िए, बट केशव चंद्र सेन का जो कार्यकाल है वो तो बाद में था। आपको अगर ये पता है कि सती प्रथा का कानून आया कब आया, तो उस हिसाब से इसको आप गलत कर सकते हैं, उस हिसाब से आंसर आपका बी हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि सती प्रथा से संबंधित जो व्यक्ति थे वो राजा राममोहन राय थे, उन्होंने ही आग्रह किया। और उस समय विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल हुआ करते थे भारत के, तब ये सती प्रथा का कानून 1829 में बनाया गया। आंसर होगा हमारा ओनली 1 और 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? फेबियन आंदोलन। तो जो फेबियन आंदोलन था वो 19th सेंचुरी की शुरुआत में शुरू होता है, नहीं 19th सेंचुरी की शुरुआत में नहीं, 19th सेंचुरी के अंत में कहीं शुरू होता है फेबियन आंदोलन। और जो ब्रिटिश समाजशास्त्री थे उनका एक ग्रुप था, जो जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे उनमें अगर ब्रिटेन की सरकार कुछ शोषण कर रही है तो उसके लिए आवाज उठाते थे फेबियन आंदोलन के माध्यम से। तो इसके प्रस्तावक कौन थे? एनी बेसेंट ने ये आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने? एनी बेसेंट ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो फेबियन आंदोलन का अगर आपको नेचर पता था कि ये ब्रिटिश समाजवादी ग्रुप था, एक ब्रिटिश समाजवादी ग्रुप था, है ना, ग्रुप था, तो आप एनी बेसेंट का नाम चूज कर सकते थे, क्योंकि ब्रिटिश समाजवादियों में एनी बेसेंट का नाम बहुत पॉपुलर हुआ करता है। ठीक, तो अपना आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य शोधक समाज में संगठित किया। सत्य शोधक समाज ने संगठित किया, किसको संगठित किया सत्य शोधक समाज ने? बिहार में आदिवासियों की का एक आंदोलन, गुजरात में मध्य प्रदेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन, पंजाब में एक विकास आंदोलन। तो सत्य शोधक समाज था जो एक जाति विरोधी आंदोलन था, जिसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। सत्य शोधक समाज के बारे में एक दो जानकारी मैं अगर आपको बताऊं तो 24 सितंबर 19 माफ कीजिएगा 1873 को ज्योतिबा फूले द्वारा इसकी स्थापना की जाती थी, और ये एक जाति विरोधी आंदोलन था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ कब हुआ? सूरत में हुआ। सूरत अधिवेशन में कब? 1907 में। तो यहां से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि 1907 की कांग्रेस अधिवेशन जो सूरत में कंडक्ट हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, और यहां अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, इसके अध्यक्ष थे। और इसका पुनः जुड़ाव कब होता है? तो 1916 में आरसी मजूमदार अध्यक्ष थे। लखनऊ में यह अधिवेशन हुआ था। कहां हुआ था? लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। यहां पर जो भारतीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था वो पुनः ये लोग जुड़ जाते हैं 1916 में। 1907 में विभाजन होता है। हमसे बहरहाल क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो विभाजन है उसका कारण क्या था? तो इसका कारण था ऑप्शन नंबर 2, आप ध्यान से पढ़ेंगे कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। मतलब इनका ये कहना था कि जो नरमपंथी जो बात करते हैं उसमें हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो हमारी मांगे हैं, जो हमारे देश की मांगे हैं वो बातचीत के माध्यम से नरमपंथी अंग्रेजों से मनवा सकते हैं या अंग्रेज उनकी बात मान सकते हैं। तो इनको विश्वास नहीं था, और इसी के कारण ये जो है अलग रुख अपनाना चाहते थे, थोड़ा एग्रेसिव थे, जबकि नरमपंथी जो थे बातचीत के माध्यम से मामले को निपटाने की कोशिश करते थे। इसी कारण इनका विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा कब और कहां गठित हुई? अखिल भारतीय किसान सभा, तो अखिल भारतीय किसान सभा कब और कहां गठित हुई? तो अखिल भारतीय किसान सभा की बात करूं मैं आपसे, तो अखिल भारतीय किसान सभा 1836 में लखनऊ में स्थापित होती है, और स्वामी सहजानंद जो है इसमें एक बहुत प्रमुख व्यक्ति के तौर पर दिखाई देते हैं। कौन? स्वामी सहजानंद।
तो अखिल भारतीय सभा कब गठित हुई? 1936 में गठित हुई। और कहां हुई? लखनऊ में। स्वामी सहजानंद जो है इसके प्रमुख व्यक्ति थे, इससे संबंधित प्रमुख व्यक्ति थे। इनका नाम याद रखिएगा, ठीक। अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक। और अखिल भारतीय किसान सभा में एक और नाम अगर मैं बताऊं तो इसके महासचिव के बारे में बताऊं, ये क्वेश्चन भी कहीं पूछा हुआ है। तो अखिल भारतीय किसान सभा के अगर महासचिव की बात करें तो एनसी रंगा जो है इसके महासचिव हुआ करते थे। इस नाम को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। दो नाम, स्वामी सहजानंद और एनसी रंगा, किससे संबंधित है? अखिल भारतीय किसान सभा से। कहां स्टैब्लिश हुई? 1936 में लखनऊ में स्थापित हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है महाराष्ट्र में किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। कब? 1873। अगर डेट की बात करें तो 24 सितंबर, ठीक। किसने? ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। आसान प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है रामकृष्ण परमहंस कि एक शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसने? स्वामी विवेकानंद ने, जिसका उद्देश्य था मानव की सेवा करना। तो आज भी आप देखते होंगे रामकृष्ण मिशन जो संस्था है वो लोगों के कल्याण के लिए काम करती है, जो विवेकानंद द्वारा 1893 में स्टैब्लिश की गई थी, ठीक। इसको आप याद रखेंगे। किस आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों का समर्थन मिला? तो यहां कुछ आंदोलन लिखे हुए हैं और पूछ रहा है कि किन को हिंदू और मुसलमानों को समर्थन मिला। तो चंपारण में हिंदू मुसलमान के समर्थन की कोई बात ही नहीं थी। विभाजन विरोधी आंदोलन में आपको लग सकता है कि ऐसा हुआ होगा। भारत छोड़ो आंदोलन में मुसलमान पाकिस्तान की मांग को लेकर अलग हो गए थे, वहां समर्थन जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन असहयोग आंदोलन की बात करें 1920 में, जब खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, उसी समय असहयोग आंदोलन भी चल रहा था। इस समय हम देखें महात्मा गांधी इस असहयोग आंदोलन को लीड कर रहे थे, तब मुसलमानों का भी साथ मिलता है और खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन मिल जाते हैं और फिर एक साथ जो है प्रोटेस्ट करते हैं अंग्रेजी शासन का। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो भारत सेवक समाज की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना की गई। जो भारत सेवक समाज है, जो हमारा भारत सेवक समाज है, इसके बारे में मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो है एक मिनट, ये जो है भारत सेवक समाज जो है, तो जो भारतीय युवा थे उनको लिटरेट करने के लिए, उनको पॉलिटिकल अवेयर करने के लिए ये भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी, कि भारत के जो लोग हैं वो लिटरेट हों और अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़े, ठीक। 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जो कांग्रेस से संबंधित थे और ये नरमपंथी व्यक्ति थे, मतलब ये बातचीत के माध्यम से ही मामले को सुलझाने की कोशिश करते थे। और ये जो है गांधी जी के, महात्मा गांधी जो है उनके राजनीतिक गुरु थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये सारी बात आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो यहां कुछ वर्ग दिए गए हैं, किनको पश्चिमी सभ्यता ने सबसे पहले प्रभावित किया। कुलीन जमींदार, कुलीन जमींदार जो है पश्चिमी सभ्यता से सबसे पहले प्रभावित नहीं हुए। नवीन धनवान व्यापारी ये भी नहीं हुए। शिक्षित मुसलमान ये तो बाद तक भी जो है पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित नहीं हुए। जो मध्यम वर्ग था हिंदू धर्म का, हिंदुओं का जो शिक्षित मध्यम वर्ग था, वो सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होता है। इसीलिए जो है 1857 के जो रिवॉल्ट में है, यही हिंदू शिक्षित मध्यम वर्ग पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों? इनको लगता है कि जैसे वेस्टर्न में, पश्चिम में अंग्रेजों ने ब्रिटेन में जो स्वतंत्रता समानता दे रखी है, फ्रांस में जो स्वतंत्रता समानता का कंसेप्ट उस समय तक आ गया था, वो शायद ये भारत में भी देंगे, इसलिए ये लोग पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। तो ये लोग बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हुए थे। आंसर होगा इसका सी। राजा राममोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, तो राजा राममोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? हम आपको बताएं कि राजा राममोहन राय ने सबसे पहले जो है आत्मीय सभा की स्थापना की। किसकी? आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और यही जो आत्मीय सभा है,
आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1815 में हुई थी। और यही आत्मीय सभा जो है बाद में 1828 में ब्रह्म समाज का रूप लेती है। ठीक, तो प्रथम संस्था कौन थी? आत्मीय सभा। आंसर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना। तो अभी मैंने बताया कि आत्मीय समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, वही ब्रह्म समाज में कन्वर्ट होती है और राजा राम मोहन राय ही इसकी स्थापना करते हैं कब? 1828 में। ठीक, आसान प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो राजा राम मोहन राय ब्रिटेन की जो सम्राट हुआ करते थे उनसे उनकी उनके पास जाते हैं अकबर द्वितीय की जो है अर्जी लेकर, और क्या कि अकबर द्वितीय की पेंशन को बढ़ाया जाए। तो अकबर द्वितीय जो है उससे खुश होकर राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि दे देते हैं। तो ये किसने काम किया था? ये अकबर द्वितीय ने ये काम किया था। तो आंसर है इसका अकबर सेकंड। निम्नलिखित में से, अच्छा नहीं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग पुस्तकें लिखी? तो ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग पुस्तकें जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई थी, जो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक भी थे, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक, तो आंसर होगा इसका स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इन्होंने 1813 के शिकागो सम्मेलन में पार्टिसिपेट भी किया था, जहां इन्होंने धर्म सभा को संबोधित किया था। यहां हमें इनको क्रोनोलॉजी में सेट करना है। यहां तुलसीदास का नाम है, विवेकानंद का नाम है, दयानंद सरस्वती का नाम है, राजा राममोहन राय का नाम है। तो तुलसीदास आप निश्चित तौर पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि तुलसीदास यहां सबसे पुराने हमें नजर आते हैं। स्वामी विवेकानंद की बात करें और राजा राममोहन राय की बात करें तो राजा राममोहन राय 1815 में जो है क्या कर रहे हैं, आपको अगर कुछ भी पता है इनके बारे में, थोड़ी बहुत भी जानकारी, तो 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक, दयानंद सरस्वती ने 1875 में जो है एक संस्था की स्थापना की थी, ठीक, आर्य समाज की। और स्वामी विवेकानंद जो है 1897 में, अगर मैं ठीक हूं तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। अगर इन सन को भी अगर आपको मोटा मोटी याद है तो आप इनको आसानी से सेट कर सकते हैं। तुलसीदास तो खैर 15-16 सेंचुरी के व्यक्ति हैं, है ना, इनके बारे में आपको पता होगा। ठीक, तो सबसे पहले आएंगे इसमें तुलसीदास, सबसे पुराने हैं, उसके बाद राजा राममोहन राय, उसके बाद दयानंद सरस्वती, और उसके बाद स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इसमें सबसे बाद में आएंगे, और स्वामी विवेकानंद सबसे बाद में आएंगे ऐसा कोई ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ऑप्शन क्रिएट करने वाले ने यहां कुछ मिसमैच कर दिया है ना। तो बहरहाल मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 4, 2। ये इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, बट ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। क्या इसका उल्टा ऑप्शन है? नहीं, उल्टा ऑप्शन भी नहीं है ना। ये आंसर होगा, ये साइड टाइपिंग की वजह से मिसमैच हो गया। ठीक, इसको याद रखिए, 1, 3, 4, 2। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो 1867 में एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे द्वारा की जाती है, और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा इससे संबंधित होते हैं, है ना। एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, प्रार्थना समाज है। 1867 में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक, तो इसके संस्थापक कौन है? महादेव गोविंद रानाडे, इसका याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी? तो लोक हितवादी के नाम से मशहूर थे गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख जो है लोक हितवादी के नाम से बहुत ही मशहूर व्यक्ति थे, लोक हितवादी। ठीक, लोक हितवादी, ठीक, इसको याद रखिएगा। गोपाल हरि देशमुख ये महाराष्ट्र से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो महाराष्ट्र में अगर हम बात करें, विधवा पुनर्विवाह का नेतृत्व करने वाले थे विष्णु परशुराम पंडित। कहीं कहीं इनको विष्णु शास्त्री पंडित भी लिखा जाता है। क्या विष्णु शास्त्री पंडित भी लिखा जाता है? 1850 में इन्होंने विधवा 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 आवास विधवा आवास की स्थापना की थी। कब? 1850 में। कहा? महाराष्ट्र में। ठीक,
महाराष्ट्र में विधवा आवास की शुरुआत की थी किसने? विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा। और इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम शामिल होता है, वो है डी.के. कर्वे। जो डी.के. कर्वे थे वो भी महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह से संबंधित थे। तो ये विधवा आश्रम जो बनाया गया था 1850 में, किसके द्वारा? विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा। इन्होंने डी.के. कर्वे ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक, तो विधवा पुनर्विवाह का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने। ठीक, आंसर होगा हमारा 1। पश्चिमी भारत में डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया, मैं भी आपको जानकारी दे रहा था। डी.के. कर्वे, डी.के. कर्वे का नाम कहां आता है? डी.के. कर्वे का नाम अभी मैंने आपको बताया, जो विधवा आश्रम संघ बनाया गया था 1850 में, किसके द्वारा? विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा। उसमें डी.के. कर्वे का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ये जो आश्रम है ये बंबई में बनाया गया था, तो यहां पश्चिमी भारत की बात कर रहा है, तो डी.के. कर्वे जो है विधवा पुनर्विवाह से संबंधित थे। बट अगर फिर भी एक अगर ऑप्शन और चुनने के लिए मुझे होता तो मैं स्त्री शिक्षा पे भी यहां टिक करता, क्योंकि जो डी.के. कर्वे हैं वो स्त्री शिक्षा से भी संबंधित थे। तो वैसे इसका आंसर सी और डी में से कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की तरफ बढ़े हम तो इसका आंसर डी होगा। ठीक, तो और आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधवा विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की। तो लड़कियों की विवाह के लिए सिविल मैरिज एक्ट आया था। सिविल मैरिज एक्ट आया था कब आया था? 1872 में, जहां लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। बट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि लड़कियों की, तो लड़कों की है 14 वर्ष। जो शारदा एक्ट आया था उसमें भी सेम 1929 में शारदा एक्ट आता है ना, और शारदा एक्ट में भी लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन आ गया, शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम कब आया? 1929 में आया। इसके अंतर्गत लड़कियों और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः क्या है? तो लड़कियों की थी 14 वर्ष और लड़कों की थी 18 वर्ष। आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला देखिए, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, क्या थी? किसके कारण थी? अच्छा, एनी बेसेंट के कारण, सर विलियम क्रोक के कारण, मालवीय के कारण? नहीं, एनी बेसेंट ने जो है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की कमान संभाली कब? 1893 में, और बहुत तेजी से थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो विचार थे उनका प्रचार किया, इसलिए ये सफल हो पाई भारत के अंदर। तो एनी बेसेंट इसका एक मुख्य कारण थे। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से हुआ, प्रारंभ हुआ। नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से हुआ? तो हम नारी आंदोलन की बात करें तो नारी आंदोलन, अगर इन सब नामों में से मैं देखूं तो ज्योतिबा फूले ने नारी आंदोलन की शुरुआत की। पहली बार महिलाओं की शिक्षा के लिए स्कूल बनाया। ठीक, तो ज्योतिबा फूले है वो नारी आंदोलन के इन सब नामों में सबसे प्रमुख दिखाई देते हैं। ठीक, अगला देखिए, हाली पद्धति संबंधित है। हाली, तो आपने सुना है हाली जो होता था, मजदूर जो होते थे उनको हाली बोला जाता था, लेकिन पुराने समय में जो मजदूर था उसको बंधुआ मजदूर की तरह रखा जाता था। तो जो हाली पद्धति है आज मजदूरों के संबंध में यूज होती है, पहले वो बंधुआ मजदूरों के संबंध में यूज की जाती थी। तो इसका आंसर है ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजा राममोहन राय के सामाजिक धार्मिक सुधार के विचारों से संबंधित नहीं है? ठीक, तो राजा राममोहन के बारे में 4 कथन है और एक कथन गलत है, उसमें हमें ढूंढना है, देखते हैं। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की उन्होंने, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने विभिन्न धर्म को सार्वत्रिक ईश्वरवाद का मूर्त रूप प्रदान किया, बिल्कुल। तो उन्होंने ईश्वर के मूर्त रूप की बात की है ना, मूर्त रूप की मतलब असल रूप की, मूर्त रूप का मतलब मूर्ति पूजा मत समझिएगा आप। उनका वेदांती अद्वैत 1855-15 के बाद ईसाई ईश्वरवाद के प्रभाव स्वरूप मजबूत हुआ। एक अन्य रूप से उदीयमान भारतीय मध्यम वर्ग की समस्याओं और मुद्दों पर ही ध्यान दिया। अच्छा, देखिए ये मुझे नहीं पता कि सही है या नहीं, सी, लेकिन मुझे डी पता है कि डेफिनेटली गलत है। कैसे? उन्होंने अन्य रूप से, कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि अन्य रूप से भारतीय मध्यम वर्ग की समस्याओं और मुद्दों पर ही ध्यान दिया। उन्होंने महिलाओं, पुरुषों, हम कहें बच्चों,
विधवाओं, समाज में और कई तरीके की जो कुरीतियां हैं उन पर, सभी पर ध्यान दिया। यहां ये मध्यम वर्ग की समस्याओं पर ध्यान दिया, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है और मुझे चुनना ही था कि सही नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा मेरा डी। ठीक, ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है एक नई कि वेदांती अद्वैतवाद 1815 के बाद ईसाई ईश्वरवाद के प्रभाव स्वरूप मजबूत हुआ। ठीक, ये आप जानकारी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अच्छा ठीक है, सत्यशोधक के बारे में पूछ रहा है, तो इसकी स्थापना 1873 में हुई थी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फूले ने तर्क दिया कि वे ब्राह्मण अन्य देशीय आर्यों की संतान है, अन्य देशीय आर्यों की संतान है। 1880 और 90 के दशक में कुणबी किसानों पर फूले ने केंद्रित करने के फलस्वरूप मराठा पहचान विशिष्ट हुई। कुणबी किसानों पर फूले की केंद्रित करने के फलस्वरूप महाराष्ट्र पहचान विशिष्ट हुई। बिल्कुल, ये दोनों स्टेटमेंट तो ठीक है ना, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। फूले ने तर्क दिया कि ब्राह्मण जो है अंतर्देशीय आर्यों की संतान थे, ऐसा कहा था ज्योतिबा फूले ने, ऐसा कहा था कि जो ब्राह्मण है वो अन्य देशीय आर्यों की संतान है, वो यहाँ के लोकल नहीं है, वो कहीं और से आए हुए हैं, ऐसा कहा था। ठीक, तो कितने कथन सत्य हैं हमने पूछना है, कितने कथन सत्य हैं, तो यहां तीनों ही कथन जो है यहां सत्य लिखे हुए हैं, तो यहां सभी कथन सत्य हैं। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल गंगाधर तिलक से संबंध में सही नहीं है? तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखें, तिलक ने भी जो है कहा था कि जो आर्य हैं वो उत्तर ध्रुव से आए हैं। ठीक, उत्तर ध्रुव से आए हैं, ये बिल्कुल सही बात है। उन्होंने गोवध विरोधी समाज की स्थापना की, बिल्कुल, जो गाय का वध करते हैं उनके विरोध में स्थापना की थी। ठीक है, उन्होंने पूना में होम रूल की स्थापना की, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी संबंध में सही नहीं है पूछ रहा है। तो उन्होंने सहमति की आयु विधेयक का समर्थन किया था, विरोध किया था। तिलक हमेशा कहते थे कि भारत को भारतीय कानूनों से संचालित होना चाहिए, अंग्रेजों को कोई अधिकार नहीं है कि वो भारतीय समाज और मुख्य रूप से वैवाहिक पद्धतियों में आकर हस्तक्षेप करे, इसलिए उन्होंने सहमति की आयु विधेयक का समर्थन नहीं किया था बल्कि विरोध किया था। और हमें चुनना था गलत कथन, इसलिए हमें मिलता है डी गलत के रूप में। ठीक, अगला है, निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा एक थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा प्रचारित नहीं किया गया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 में मैडम ब्लास्की और सर अर्नोल्ड के द्वारा यूएसए में की जाती है। ठीक है, यूएसए में की जाती है 1875 में। आप देखिए 1882 में जो है इसका हेडक्वार्टर जो है मद्रास के ऑड्यार में स्थापित किया जाता है। कहां? ऑड्यार में। और 1893 में जो है एनी बेसेंट को भारतीय थियोसॉफिकल सोसाइटी की कमान संभाल दी जाती है, संभाल दी जाती है। ठीक, 1813 में। तो मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी आया था, इसलिए उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहां प्रोवाइड करा दी, ये सारी याद करिएगा। ठीक, खैर हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा कि कौन सा प्रचारित नहीं करता, मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी का कौन सा सिद्धांत नहीं है? कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास, हाँ ये करते थे और इसका प्रचार भी करते थे। सार्वभौमिक भाईचारा और मानवता में विश्वास करते थे, उसका प्रचार करते थे। वैदिक दर्शन में विश्वास तो ये लोग करते थे, बट इसका प्रचार नहीं किया इन्होंने, इसका प्रचार नहीं किया। अपरिशुद्धता का विरोध करते थे, बिल्कुल ठीक है, और इसका प्रचार भी करते थे। वैसे ये जो सी वाला ऑप्शन है ये भी कुछ मात्रा में सही है, बट ये जो तीन ऑप्शन है उनकी मात्रा में कम सही है, इसलिए हमें ना चाहते हुए भी इसको ही चुनना पड़ेगा। जबकि वैदिक दर्शन में थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोगों का विश्वास हुआ करता था, बट वो उसका कभी प्रचार नहीं करते थे। तो आंसर है हमारा सी। प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो प्रार्थना समाज है जो कब बना था, अभी हमने डिस्कस किया 1867 में। दो व्यक्ति इससे संबंधित थे, एमजी रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। इन्होंने स्त्री शिक्षा की बात भी की थी, इन्होंने विधवा विवाह की बात की थी, इन्होंने लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करे ऐसे भी बात की थी। अप्रच्छिन्न से संबंधित कोई भी बात ये हमें करते हुए नहीं दिखाई देते थे। अनटचेबिलिटी की बात जो है हमें सत्यशोधक समाज करता हुआ दिखाई देता था, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है और चुनना गलत ही था, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा डी। पहली बार
अनटचेबिलिटी की बात हमें सत्यशोधक समाज करता हुआ दिखाई देता है। कौन? सत्यशोधक समाज। और सत्यशोधक समाज कब बना था? 1873 में। और प्रार्थना समाज कब बन रहा है? 1867 में। अगर आपको यह भी जानकारी थी क्रोनोलॉजी की, तब भी आप इस स्टेटमेंट को गलत कर देते। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है। इस तरफ कुछ समाज सुधारक दिए हैं और इधर संस्थाएं दी गई हैं। हम देखें तो अयोधी दास जो थे वो साउथ इंडिया से संबंधित थे, और यहां एक महाजन सभा थी जिसको द्रविड़ महाजन सभा के नाम से जाना जाता था। तो अयोधी दास का संबंध है द्रविड़ महासभा से। ठीक, हम कहें ज्योतिबा फुले, आसान है, सत्यशोधक समाज से संबंधित थे। जॉन रतिनम जो थे वो भी साउथ इंडिया से संबंधित थे, और ये द्रविड़ जो कजगम है इससे संबंधित थे। ठीक, हम बात करें स्वामीनाथन नायंगर का, तो इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। ठीक, तो ए का हो गया हमारा 4 और बी का हो गया 1। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो आंसर होगा हमारा सी। आंसर क्या है? सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन की असफलता का कारण था? तो यंग बंगाल आंदोलन जो है वो हेनरी बेबियन डेरिचियो द्वारा चलाया गया था। ठीक है, हेनरी बेबियन डेरिचियो द्वारा चलाया गया था। इसका मुख्य असफलता का मुख्य कारण क्या था? इसमें शिक्षित लोगों को प्रभावित नहीं किया, इसने आर्थिक कार्यक्रम लोकप्रिय नहीं हुआ, ये अधिक उग्र था, इसमें अच्छे नेता नहीं थे। देखिए, अगर हम यहां देखें ध्यान से, तो इसका जो नेचर था ना वो बहुत ही कहें उग्र था, मतलब एक बहुत एग्रेशन के साथ ये चीजों को खत्म करने की कोशिश करता था। लेकिन आपने एक समाज शास्त्र में एक सिद्धांत पढ़ा होगा जहां हम कहते हैं कि समाज में जो है परिवर्तन धीरे धीरे आते हैं। अगर बहुत तेजी से उग्रता से आप परिवर्तन लाने की कोशिश करोगे तो आप फेल कर जाओगे। यही कारण था कि ये फेल कर गया, बहुत उग्र था और ये समाज में एकदम से परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा था। ठीक ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के संस्थापक सर सैयद अहमद खां के बारे में हमें कुछ कथन दिए गए हैं। तो देखिए, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। तो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में है, जिसके संस्थापक है सर सैयद अहमद खान, है ना। इन्होंने इसकी स्थापना की और बाद में जाके ये अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रूप में प्रचलित होता है वर्तमान में। ठीक, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्के समर्थक थे। भाई साहब, ये सर सैयद अहमद खान जो थे वो कांग्रेस के धुर विरोधी थे, समर्थक नहीं थे। पहला स्टेटमेंट होता है गलत। अगर पहला गलत है तो केवल एक सही नहीं हो सकता और एक और दोनों सही नहीं हो सकते। अब दूसरा पढ़ते हैं। मुस्लिमों में इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मोमलो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। अब यहां आप फंस सकते हो, एक शब्द आपको फंसा सकता है कि इस्लामी शिक्षा। भाई साहब, ये जो सर सैयद अहमद खान थे ना, ये इस्लामी शिक्षा का समर्थन नहीं करते थे, ये साइंटिफिक वैज्ञानिक शिक्षा का समर्थन करते थे। तो अगर ये कॉलेज इनने खोला था तो इस्लामी शिक्षा को क्यों प्रोत्साहित करेंगे? अपने आप में ही गलत हो जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। आंसर होगा कौन सही है पूछ रहा है, तो दोनों ही गलत है। तो ना तो एक सही है ना तो दो सही है। आंसर होगा हमारा डी। अगला देखिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंधित नहीं है। गतिविधियों से संबंधित कौन सा नहीं है थियोसॉफिकल सोसाइटी की? तो यहां नाम दिए गए हैं। तो ब्लास्की के बारे में मैंने अभी बताया, ये संस्थापक थे। सर एकॉल्ड थे, ये भी संस्थापक थे। एनी बेसेंट ने भारत की कमान संभाली थी, ये भी थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थी। यहाँ एओ जो ह्यूम है, ये कांग्रेस के महासचिव थे और इन्हीं के प्रयासों से जो है कांग्रेस की स्थापना होती है। तो ये जो है कांग्रेस से संबंधित है भाई साहब, इनका थियोसॉफिकल सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आंसर होगा हमारा बी। अगला है ब्रिटिश भारत में आर्य समाज के सामाजिक आधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, आर्य समाज के बारे में देखें कौन सा सही है। तो यह मुख्यतः पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित था। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित था। अगला देखते हैं। ये मुख्यतः व्यापारिक जातियां समाविष्ट थी। ठीक है, अगला देखते हैं। यह ब्रह्म समाज की तुलना में बहुत अधिक सीमित था। ब्रह्म समाज की तुलना में बहुत अधिक सीमित था।
तो हमें चुनना क्या है, इसमें तो सही कथन चुनना है। तो ये जो है आर्य समाज जो था वो बहुत सीमित नहीं था। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाता है, ठीक है। तीसरा अगर गलत होता है तो अब हमारा पहला अपने आप सही हो गया कि ये मुख्यतः जो पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचलित था, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसमें मुख्यतः व्यापारी जातियां समाविष्ट थी। तो आर्य समाज में ऐसा नहीं था कि मुख्यतः व्यापारी जातियां समाविष्ट थी, इसमें अन्य भी जातियां थी। तो अब यहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। यहां दिक्कत क्या हो जाती है कि अब ये एग्जामिनर डिसाइड करेगा कि इसको वो सही मानेगा कि गलत। इसको सही भी माना जा सकता है, इसको गलत भी माना जा सकता है, क्योंकि अब ये पढ़ने में देखिए मुख्यतः व्यापारिक जातियां समाविष्ट थी, इसमें बहुत अन्य जातियां भी थी। ऐसा नहीं थी कि व्यापारिक जातियां थी, कई मुख्य मुख्य जातियां और भी शामिल थी इसमें। इसमें जो है अन्य वर्गों की हम बात करें तो इसमें जो शिक्षित वर्ग है या जो शिक्षा प्रदान करने वाला वर्ग है, जो पंडित वर्ग है, वो भी शामिल था। तो व्यापारिक जातियों से हटकर भी इसमें जातियां शामिल थी। तो अब ऐसे में इसको सही कहें कि गलत कहें तो ये चुनौतीपूर्ण है, बट आंसर इसमें ए या सी में से कुछ होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम लगाना चाहें तो मुख्यतः ए लगाऊंगा, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट जब लिखा रहता है ना, मुख्यतः एक संभावना रहती है ना, उस वो ज्यादातर सही होते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ए और बी, ठीक। तो उत्तर होगा मतलब केवल एक और दो होना चाहिए, मतलब उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज ने समाज सुधार को अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। आर्य समाज ने समाज सुधार को अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, सही बात है। और चतुर्वर्ण समाज व्यवस्था को परंपरागत रूप से स्वीकार किया। चतुर्वर्ण व्यवस्था को परंपरागत रूप से स्वीकार किया, ठीक है, ठीक है। चतुर्वर्ण को परंपरागत रूप से स्वीकार किया। इसने शैक्षणिक मामलों में स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का समर्थन किया। स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का समर्थन किया, बिल्कुल सही बात है, आर्य समाज ने ऐसा किया। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज को सामाजिक और नैतिक मूल्यों के साथ प्रस्तुत किया। आर्य समाज को सामाजिक आचरण संहिता और नैतिक मूल्य के साथ प्रस्तुत किया, ये बात भी बिल्कुल ठीक मालूम होती है। तो दूसरा और तीसरा तो यहां ठीक है, मगर दूसरा अगर तीसरा ठीक है तब भी हमारा आंसर नहीं निकलेगा जब तक हम पहले को सही ना कर ले। देखिए पहले में एक पेज है, अब यहां कह रहा है आर्य समाज ने समाज सुधार को अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, ये बिल्कुल ठीक बात है। चतुर्वर्ण समाज व्यवस्था को इन्होंने स्वीकार किया था, स्वीकार किया था। अब ये कह रहा है परंपरागत रूप से स्वीकार किया था। अब चतुर्वर्ण जो व्यवस्था थी शुरुआत में बहुत ही साइंटिफिक व्यवस्था थी, जहां चार वर्ण की बात होती थी। व्यक्ति अपने अपने कर्म, ड्यूटीज या अपने एटीट्यूड एप्टीट्यूड के आधार पर अपने वर्ण में जाता था और पिता उसको उस वर्ण में स्वयं भेजता था। अब परंपरागत रूप से स्वीकार, बाद में क्या हुआ कि इस वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जन्म आधारित हो गई और जाति आधारित हो गई। मतलब अब जो जिस वर्ण में पैदा होगा उसकी वही जाति होगी, वही वर्ण होगा। तो अब ये इसमें कहें करप्शन आ गया, भ्रष्टाचार हो गया। तो अब इसको सही माने कि गलत माने अपने आप में चुनौती है। अब परंपरागत रूप का मतलब क्या है कि ये खराब वाली व्यवस्था की बात कर रहा है कि अच्छी वाली व्यवस्था की बात कर रहा है, यहां चैलेंज है ना। परंपरागत का मतलब हम समझते हैं कि जो पीछे से चला आ रहा है, तो पीछे से बड़ व्यवस्था में कुछ अच्छी चीजें भी चली आ रही थी, कुछ बुरी चीजें चली आ रही है, लेकिन मोस्टली रिसेंट पीरियड में जब इसका ये विरोध करता हुआ दिखाई देता है, तब ये परंपरागत तरीके का विरोध करता हुआ दिखाई देता है, स्वीकार नहीं करता है ना। मतलब ये वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हुए दिखाई देता है, लेकिन वर्ण व्यवस्था के ओरिजिनल फॉर्म को स्वीकार करते हुए दिखता है। तो ये जो परंपरागत फॉर्म था उस कंटेक्स्ट में शायद ये बात कर रहा है, तो उसको ये स्वीकार नहीं करता। तो ऐसे में ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और आंसर होगा 2 और 3। उसके एसेंस को समझना पड़ेगा आपको, ठीक। थोड़ा सा टफ स्टेटमेंट हो जाता है क्योंकि यहां मतलब इस आंसर को निकालना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, यह मैं कह सकता हूं। अगला स्टेटमेंट देखिए, कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन चुनना है, देख लेते हैं कौन सा असत्य है। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। इनफैक्ट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट 1931 में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में बना। तो लॉर्ड इरविन का कार्यकाल, इरविन गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1932 में, तो इस समय भी इनका कार्यकाल था। तो मैरिज प्रिवेंशन एक्ट 1931 इन्हीं के कार्यकाल में बना, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। वर्ष 1948 में शारदा एक्ट, पहली बात तो जो शारदा एक्ट है वो 1929 में आया था, यही बात गलत हो गई। में बदलाव कर लड़की की विवाह की आयु उम्र 16 और लड़की की 19 कर दी गई। लड़की की 14 की थी और लड़के की 18 की थी।
गलत स्टेटमेंट है। 1931 में बहराम मालाबारी के प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट एक्ट बना। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट बनता है 1891 में, बिल्कुल ठीक बात है। बहराम जी मालाबारी से संबंधित होते हैं। गलत कथन है अपना ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दयानंद सरस्वती ने 1850 में आर्य समाज की स्थापना की। बहुत बार हमने देख लिया है, बिल्कुल ठीक बात है। आर्य समाज में जाति व्यवस्था की सत्ता का खंडन किया। जाति व्यवस्था का खंडन किया आर्य समाज ने, बिल्कुल सही बात है। दयानंद सरस्वती का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दयानंद सरस्वती का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अब इनका नाम था मूल शंकर। अब इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था कि नहीं हुआ था? ठीक है, तो पहला और दूसरा तो इसमें बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पहला और दूसरा ठीक है। अब है पेज तीसरे पे फंसता है। तो इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था कि नहीं, ये देखने वाली बात है ना। ये फिर से थोड़ा सा इस तरीके के स्टेटमेंट क्वेश्चन को जो है बहुत टफ बना देते हैं, है ना। अब फिर यहाँ लक पे डिपेंड करता है कि आप इसको सही लगाओ या गलत लगाओ। इतनी नैरो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। खैर इसमें आंसर, मैं करेक्ट आंसर आपको कमेंट कर दूंगा, है ना। मुझे एक बार देखना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इसमें शायद 1 और 2 ए या बी में से कुछ आंसर होगा। ठीक, दो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था कि नहीं, ये देखेंगे हम, ना। राजा राममोहन राय से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजा राममोहन राय से संबंधित, तो राजा राममोहन राय से संबंधित देख लेते हैं। भारतीय समाज में राष्ट्रीय और वैज्ञानिक अभिवृत्ति को विकसित करने के लिए पश्चिमी शिक्षा का प्रचार आवश्यक है, उन्होंने ऐसा कहा। 19वीं सदी में बंगाल के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन में उनकी अग्रणी भूमि था। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। दोनों ही स्टेटमेंट राजा राममोहन राय के संबंध में बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने कहा कि वेदांत सभी का धर्म है। वेदांत को बहुत ऊपर रखते थे स्वामी दयानंद, और कहते थे कि यही सबका सार है, यही सबका धर्म है। हिंदूवादी की सभी श्रेष्ठ परंपराओं को पुनः जीवित करने में विश्वास रखते थे, बिल्कुल ठीक है। वे पश्चिम में महिलाओं की स्थिति से प्रभावित हुए। तो जब शिकागो सम्मेलन में गए 1893 में, और कुछ दिन अमेरिका में जब रुके, तो उन्होंने देखा कि पश्चिम में महिलाओं को बहुत ज्यादा मात्रा में अधिकार दिए गए हैं, तो वो उससे प्रभावित हुए थे। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो अपना आंसर है इसमें 1 2 3 तीनों ही सही है। ए, इसमें से किसकी स्थापना राजा राममोहन द्वारा की गई पूछ रहा है। राजा राममोहन द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई, जबकि आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में, और प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडुरंग और एमजी राणा द्वारा शुरू किया गया था। तो ए और बी इसमें ठीक है, बाकी 3 और 4 इसमें गलत है। आंसर होगा सी। राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज 2 भागों में विभक्त हो गया था। ठीक है, हो गया था बिल्कुल। ब्रह्म समाज का, भारत का ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज, इन दोनों विभागों के नेता कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, यहां थोड़ी सी जानकारी दूं। ब्रह्म समाज था जिसकी स्थापना कब हुई? 1828 में हुई। किसने की? राजा राममोहन राय ने की। ठीक, राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद आप देखें तो इसकी कमान मिलती है किसको? देवेंद्रनाथ टैगोर को। देवेंद्र नाथ टैगोर को इसकी कमान मिलती है। देवेंद्रनाथ टैगोर को कमान मिलती है। देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो 1858 में, देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो केशव चंद्र सेन को, किसको? केशव चंद्र सेन को, केशव चंद्र सेन को राजा इसकी कमान सौंप देते हैं। किसकी? ब्रह्म समाज की कमान सौंप देते हैं। लेकिन अंतरजातीय विवाह को लेके इनमें मतभेद शुरू हो जाता है। जो केशव चंद्र सेन है, जो केशव चंद्र सेन है, वो इस बात को मानते हैं कि अंतरजातीय विवाह होना चाहिए, मानते हैं। लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर इस बात का विरोध करते हैं। इनके बीच अनबन होती है। तो 1865 में जो है केशव चंद्र सेन को जो है बाहर कर देते हैं। किससे? ब्रह्म समाज से बाहर कर देते हैं। ब्रह्म समाज से बाहर कर देते हैं। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। तभी जो केशव चंद्र सेन के समर्थक होते हैं उनका एक संगठन बनता है, और उसको जो है भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है।
और जो देवेंद्रनाथ टैगोर के समर्थक होते हैं उनको आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से इनका विभाजन हो जाता है कब? 1865 में। तो कौन नेता थे? हम बात करें भारतीय ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन थे और आदि ब्रह्म समाज के नेता देवेंद्रनाथ टैगोर थे। तो आंसर होगा हमारा ए। ठीक। उसके बाद राधाकांत देव भी जो है आदि ब्रह्म समाज से संबंधित होते हैं। अगला देखिए एंग्लो अगला है इनमें से किसने मोमडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की? एंग्लो डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1893 में की गई थी और सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा। ये मुसलमानों को मजबूत करना चाह रहे थे और ये जो कांग्रेस कुछ संगठन था उसमें हिंदू जनसंख्या ज्यादा थी, तो ये मुसलमानों को इन्होंने एक संगठन बनाया ताकि ये कांग्रेस को मजबूत या कहें कि कांग्रेस का विरोध कर सके। मतलब मुसलमानों का एक समूह बना सके जिसमें मुसलमानों को ये ट्रेन कर सके राजनीतिक रूप से। तो ऐसा किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने 1893 में किया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर मुसलमानों को राजनीतिक रूप से जो है सशक्त करना चाह रहे थे ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सात क्रांति सप्त क्रांति का समाजवादी विचार कहां से प्रभावित हुआ है? सप्त क्रांति तो सप्त क्रांति का विचार जो है उससे जवाहरलाल नेहरू और एमजी रानडे का कोई संबंध नहीं है। आपको अगर कंफ्यूजन होगा भी तो कहां होगा? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया जो थे, राम मनोहर लोहिया वो सप्त क्रांति से संबंधित माने जाते हैं। राम मनोहर लोहिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनका नाम आप याद रखिएगा। अप्रशिक्षित समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका बिटाल विध्वंसक। तो अप्रशिक्षित समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका बिटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रसारित की गई थी? गोपाल स्वामी वालंगर जो थे वो अनटचेबिलिटी का विरोध बहुत ही घोर मात्रा में विरोध करते हुए दिखाई देते थे। ये अनटचेबल जो अप्रशिक्षित लोग हैं उनके कल्याण के लिए काम करते हुए दिखाई देते हैं। इन्होंने ही जो है बिटाल विध्वंसक नामक पुस्तक की रचना की थी गोपाल बाबा वालंगर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता विरोधी अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महात्मा गांधी के बारे में कौन सा कथन सही है, देख लेते हैं। इस प्रयोजन के लिए अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन के संदर्भ में हमें देखना है। ठीक है, अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन के संदर्भ में तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी, बिल्कुल की गई थी। इस अभियान ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए था क्योंकि वे हिंदू शास्त्रों में अस्पृश्यता के लिए कोई समर्थन नहीं था। हाँ बिल्कुल ठीक है, हिंदू शास्त्रों में अनटचेबिलिटी को कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है, ये तो उसको घुमा फिरा के बताया गया है। ठीक, तो गांधी जी ऐसा मानते थे कि भैया शास्त्रों में जो है कोई समर्थन नहीं है ना, कि अस्पृश्यता होनी चाहिए, इसलिए उन्हें हरिजन सेवक संघ बनाया और अनटचेबल जो लोग थे, आज जिनसे लोग छुआछूत करते थे, उनके विरोध में आंदोलन चलाया। आंसर अपना होगा सी। महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली के संस्थापक, महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली के संस्थापक विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे? तो परमहंस मंडली जो है महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। कहां? महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। और ये जो लोग हैं एक ईश्वर को मानते थे और जाति नियमों को तोड़ने की बात करते थे। तो परमहंस मंडली जो है वो उसके लोग एक ईश्वर को मानते थे और जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। ठीक है, और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो दादोबा पांडुरंग और दुर्गा राम मेहता, तो दो नाम याद रखिए, दुर्गा राम मेहता और दादोबा पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग, ये जो है परमहंस मंडली से संबंधित है जिसकी स्थापना इन्होंने महाराष्ट्र में की थी। ठीक है, ये ईश्वर को मानते थे और जाति नियमों को तोड़ने में विश्वास रखते थे।
खुदाई खिदमतगार, ईश्वर के सेवक का गठन किसने किया? तो खुदाई खिदमतगार जो है खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया, जो महात्मा गांधी को फॉलो करते थे। इन्होंने ही खुदाई खिदमतगार का गठन किया। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। बहुत आसान प्रश्न है। अगला देखिए, सत्यशोधक समाज के संस्थापक, फिर से वही आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देव समाज सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन कहाँ है इसमें? कुछ क्वेश्चन टाइप गलत हो गया। सही सुमेलित नहीं है, यहाँ ऑप्शन होने चाहिए थे, इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं। तो देव समाज भारत, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा गलत है ना, सही सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ कोई ऑप्शन होने चाहिए थे, वहां यहाँ ऑप्शन नहीं है। देव समाज की स्थापना मैं आपको बता दूं 1887 में होती है। शिव नारायण अग्नोत्री के द्वारा की जाती है। भारत धर्म मंडल की स्थापना भी 1887 में ही होती है और ये हरिद्वार में की जाती है। और इसकी स्थापना देव समाज की होती है लाहौर में, ये हरिद्वार में होती है। सनातन धर्म रक्षणी सभा जो है, इसको कलकत्ता में स्थापित किया जाता है। कहाँ? कलकत्ता में स्थापित किया जाता है। और राधा स्वामी सत्संग आज भी चल रहा है, राधा स्वामी सत्संग, इसकी शुरुआत भी की जाती है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ ऑप्शन थे, शायद ऑप्शन नहीं है ना। तो हमने यहाँ क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किया आपके साथ, है ना, जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है और हम इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।